नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मतलब यूनिट्स क्या है एग्जैक्टली वो देखते हैं। ऑलराइट, तो देखो यूनिट्स बहुत सिंपल है। जैसे कि हम बोलते हैं ना किसी एक लेंथ को, जैसे ये लेंथ सोचो, ये लेंथ, इतना बड़ा लेंथ, ये कितना है बड़ा, ये कितना बड़ा है। हम बोलेंगे 1, सिर्फ 1 बोलते हैं क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं 1 मीटर। ओके, 1 मीटर, इतना बड़े का 1 मीटर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये कितना लंबा है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो 1 मीटर, तो उस मीटर को कहते हैं कि यूनिट। ठीक है, 1 सिर्फ बोल दिया मैंने, 1 क्या, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कितना, 1 मीटर। तो मीटर है एक यूनिट। तो ओके, ठीक है। फिर आता है मास। जैसे मास क्या है, मतलब वजन, कितना भारी कोई चीज़ है। तो ये कितना भारी है, ये चीज़ 100 भारी है। ये चीज़ 100 भारी है। 100 क्या भारी है? 100 ग्राम्स भारी है ये डस्टर। तो इस तरीके से ये जो मीटर, ग्राम, फिर सेकंड, टाइम के लिए जितना मैं 5 डैश जल्दी आया हूँ। कोई अगर कहता है कि मैं 5 डैश जल्दी आया हूँ, और डैश में क्या बताएगा? सेकंड भी बता सकता है, मिनट भी बता सकता है, घंटे, आवर्स भी बता सकता है। मैं 5 घंटे पहले आया हूँ, मैं 5 मिनट पहले आया हूँ, मैं 5 सेकंड पहले आया हूँ, ऐसे। तो ये सब जो यूनिट्स है, ये सब जो वर्ड्स है, इसे कहते हैं यूनिट्स। ओके, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग यूनिट्स पाया जाता है। जैसे लेंथ के लिए हम बोलते हैं मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। मास के लिए, वजन के लिए हम बोलते हैं केजी, किलोग्राम या ग्राम या मिलीग्राम। टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं, कभी कभार मिनट, कभी कभार आवर्स। ओके, कभी मतलब ईयर्स, मंथ्स, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ। तो ये सब यूनिट्स होते हैं। अब बात ये है कि इन यूनिट्स को मिलाकर बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब लेंथ के लिए हम यही बोलेंगे, मास के लिए यही बोलेंगे, टाइम के लिए यही बोलेंगे। ठीक है, तो अगर पूरा मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अलग अलग पहले, ठीक है, 1971 से पहले अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स काम करते थे अलग अलग देश में। जैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है FPS करके, FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। ओके, ये चीज़ तो अभी भी मतलब अमेरिका में बहुत चलता है ये सब चीज़। फुट मतलब लेंथ के लिए, लेंथ, ये L मतलब लेंथ। ओके, लेंथ के लिए फुट यूज़ करते हैं। मास के लिए पाउंड यूज़ करते हैं, पाउंड एक यूनिट है मास के लिए। टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कोई एक देश में FPS यूज़ हो रहा है, कोई देश में यूज़ होता है CGS, मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। फिर यूज़ होता है ग्राम, और यहाँ पे सेकंड। तो फिर कोई इसमें MKS यूनिट यूज़ होता है कोई देश में। जैसे मतलब ये 1971 के पहले बता रहा हूँ। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो वैसे एक चीज़ देख सकते हो कि टाइम के लिए हर कोई सेकंड ही यूज़ कर रहा है, उसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात या कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या ये सारे यूनिट्स गलत है? मतलब सारे नहीं, उनमें से क्या एक भी जो सिस्टम है, क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सभी करेक्ट है। ठीक है, अगर हमें पता हो कि 1 मीटर कितना फुट होता है, या 1 फुट कितना सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, तो ये सब करेक्ट है। ठीक है, ये सब करेक्ट है। लेकिन फिर बात ये आती है कि
हमें सिर्फ अपने ही देश में तो अपने ही देश में तो मेजरमेंट्स नहीं लेने ना। सोचो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो कि मतलब दुनिया भर में हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसा एक एक्सपेरिमेंट अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो दुनिया भर के साइंटिस्ट करते हैं एक ही टाइम पर। तो तभी सोचो अमेरिका का साइंटिस्ट वो FPS यूज़ करेगा, किसी और देश का सोचो मतलब फ्रांस का कोई साइंटिस्ट वो CGS यूज़ कर रहे हैं, भारत का कोई साइंटिस्ट है वो MKS यूज़ कर रहे हैं। फिर जब भी सब रिजल्ट्स मतलब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स निकलते हैं, सब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकाल दिए, फिर एक एक करके मैच कर रहे हैं कि क्या सभी का जो रिजल्ट्स है वो एक जैसा आ रहा है क्या। अगर एक जैसा आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। तो अमेरिका का साइंटिस्ट बोला है कि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इतना मतलब सोचो 200 फुट का एक लेंथ, मतलब एक लेंथ है जो हमें मेजर करना है, तो 200 फुट ऐसे करके लिखा है, ओके, और अच्छी बात है। फिर फ्रांस का बोल रहे नहीं हमारे इधर इतने 300 सेंटीमीटर करके कुछ तो लिखा है। भारत का साइंटिस्ट बोल रहा है नहीं मेरे यहाँ तो 150 मीटर का कुछ तो बता रहे हैं। तो ऐसे करके अगर हम प्रेजेंट करें तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेन बात यह है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्वर्ट करके तो ठीक है हो मतलब हो जाएगा वो बात नहीं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाता है जब भी दुनिया भर के साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं, या साइंटिस्ट नहीं कोई भी इंजीनियर्स भी, ठीक है, इंजीनियर्स भी ज़रूरी नहीं कि सीधा साइंटिस्ट लेवल पे पहुंचना है, कोई मामूला सा इंजीनियर भी उनको भी कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए 1971 में एक मीटिंग बुलाया गया, सभी लोग आए, मतलब जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग हैं उन लोग आए और डिसाइड किया। उस कॉन्फ्रेंस का नाम भी है जिसका नाम वो था इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ओके, इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स 1971 में हुआ था। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ऑफिशियली अभी घर के अंदर कुछ भी करो, कोई भी मेजरमेंट लो, चाहे तो फुट क्या मतलब एक हाथ, 2 हाथ, 1 हैंड, 2 हैंड करके भी मेजरमेंट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑफिशियली अगर मेजरमेंट्स दिखाने हैं या लेने हैं तभी सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट्स ही लेना है। हर एक देश को यही यूनिट लेना है, ऐसा डिसाइड किया गया 1971 में। और SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल ले ऐसे करके, मतलब ये थोड़ा फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ही है ना ऐसा, खैर मतलब ऐसे ये फॉरेन वर्ड है, ऐसा नहीं कि सिस्टम इंटरनेशनल जो वर्ड है ये फॉरेन वर्ड है, ऐसा इंग्लिश भी नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है ये फ्रेंच वर्ड होगा, ओके। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऐसे करके डिसाइड किया गया कि अब से यही होगा। इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम सिर्फ 7 ऐसे यूनिट्स को मेजर करेंगे और डिफाइन करेंगे, और इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर बाकी जितना जो भी यूनिट्स बनाने हैं वो सब बनाएंगे। तो देखते हो क्या क्या यूनिट्स हैं। जैसे मेन जो मेजर करना है, मेजरिंग क्वांटिटी, ठीक है, मतलब जो हमें मेजर करना है वो पहले लिखते हैं, फिर उसका SI यूनिट लिखते हैं, ऑलराइट, SI यूनिट लिखते हैं। तो जो हमें मेजर करना है वो पहली बात है लेंथ, ओके। ये सब अभी ना मैं मतलब बेस यूनिट्स ऐसा कहता है, फंडामेंटल यूनिट्स, ओके, मैं बाद में लिख देता हूँ, इसका कोई डिराइवेशन नहीं होता। चलो एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं ये सब फिर बताएंगे। तो लेंथ डिसाइड किया गया, लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर, ओके, लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर। मास के लिए यूज़ करेंगे किलोग्राम, kg। टाइम के लिए यूज़ करेंगे सेकंड, s। ये सब स्मॉल हैंड में है, ठीक है।
फिर लेंथ, मास, टाइम। फिर आता है करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। करंट के लिए यूज़ करेंगे हम एम्पियर्स। ये याद रखना, ये कैपिटल ए में आता है। फिर क्या आता है? फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑलराइट, जिसके लिए यूज़ होता है मोल। मोल स्मॉल इसमें आएगा, मोल। एक काम करो, ये सेकंड है ना, ये इसे मैं स्मॉल में, ये स्मॉल ही है, ओके, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ, और ये कैपिटल में आता है, ओके। सो मोल। देन आता है उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर में यूज़ होता है केल्विन करके। याद रखना, ये थोड़ा अलग है। केल्विन, केल्विन इसका भी अलग कहानी है कि केल्विन क्यों यूज़ किया गया। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस तो सुना रहेगा। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन सेल्सियस में क्या प्रॉब्लम है कि ज़ीरो है, ज़ीरो के आगे भी टेम्परेचर्स पॉसिबल है, ज़ीरो के पीछे भी टेम्परेचर्स पॉसिबल है। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस हमें पता है होता है, फिर -20 डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है। फ़ारेनहाइट में क्या है? फ़ारेनहाइट में ज़ीरो के आगे भी पॉसिबल है, ज़ीरो के पीछे भी पॉसिबल है। -10 डिग्री फ़ारेनहाइट, -30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन केल्विन में क्या है? केल्विन में हर, मतलब पूरे यूनिवर्स में सब कुछ ज़ीरो के आगे ही रहेगा। ज़ीरो केल्विन के पीछे कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता, ऑलराइट। तो इसलिए केल्विन को हम ऐसा यूनिट्स में मान लेते हैं। और लास्टली आता है ल्यूमिनोस इंटेंसिटी। इसके बारे में उतना मतलब जानना ज़रूरी नहीं है। ल्यूमिनोस इंटेंसिटी मतलब कोई चीज़ कितना ब्राइट हो सकता है, उसे कहते हैं ल्यूमिनोस इंटेंसिटी। और इसे नाम दिया गया है कैंडेला में, ओके, CD कैंडेला स्मॉल में। तो एक बात याद रखना, अगर कोई साइंटिस्ट का नाम लिखा जाए, ये दोनों ही साइंटिस्ट है इसमें, एम्पेयर और केल्विन, मतलब ये फंडामेंटल यूनिट्स में एम्पेयर और केल्विन ये दोनों साइंटिस्ट है, तो उनका जो यूनिट है, उनसे बनाए गए यूनिट को कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे मीटर करके कोई साइंटिस्ट नहीं था, किलोग्राम करके भी कोई साइंटिस्ट नहीं था, सेकंड करके भी कोई साइंटिस्ट नहीं था, एम्पेयर करके कोई साइंटिस्ट है, मतलब था, कैपिटल है। मोल तो मोल करके कोई नहीं है, केल्विन करके थे कोई, ओके, इसलिए कैपिटल के। कैंडेला करके CD। और सिर्फ इतना, ये जो है ना, ये इसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़, या बेस क्वांटिटीज़ भी कह सकते हो। बेस क्वांटिटीज़, बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मतलब इसके आधार पर ही सब कुछ बनेगा। अब जैसे अगर मैं ले लूँ एक वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, इधर ले लेता हूँ मैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड। और स्पीड का हम यूनिट कैसे लिखते हैं? एक लिखते हैं मीटर पर सेकंड करके, ठीक है। अभी अगर हम ऐसा यूनिट में यूज़ करें, मतलब अलग अलग है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर, ओके, ये भी हो सकता है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जो SI यूनिट में कौन सा आएगा? ये क्यों? क्योंकि दोनों ही SI यूनिट्स में आ रहे हैं। किलोमीटर का SI यूनिट में आता है क्या? नहीं। आवर भी नहीं आता। सेंटीमीटर SI यूनिट में आता है क्या? नहीं आता। सेकंड आता है, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी SI यूनिट में नहीं आएगा। लेकिन ये SI यूनिट्स में आता है, वैलिड है ये SI यूनिट्स में। तो हर एक छोटे छोटे यूनिट उसके अंदर के, वो सब SI यूनिट के होने चाहिए, तभी जाकर ये मीटर पर सेकंड SI यूनिट कहा जाएगा। तो मीटर पर सेकंड, ये हमने ये दोनों वर्ड यहाँ से लिया है, ये बेस क्वांटिटीज़ में से, ओके। फिर जैसे फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है न्यूटन। अभी देखो, हम अक्सर, मतलब बहुत जनरली, बहुत ही आम तरीके से
फोर्स को यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स फोर्स का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं, हर बात पे फोर्स फोर्स करके देखना पड़ता है। तो इसलिए न्यूटन करके एक अलग सा यूनिट उन्होंने बना दिया, और चूंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे इसलिए उसका जो यूनिट हो गया वो कैपिटल में है। हम कभी भी ऐसे स्मॉल एन में न्यूटन नहीं लिखते हैं, कैपिटल एन में लिखते। क्यों? क्योंकि न्यूटन करके एक साइंटिस्ट थे। लेकिन न्यूटन है क्या? न्यूटन उसका एक मतलब वो हमने बनाया है बेस क्वांटिटीज से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? मास है kg। ओके, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो लास्ट ऑफ ऑल ये बनता है, फोर्स का जो यूनिट है वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि पूरा मिलाकर हमने उसे न्यूटन कर दिया है, क्योंकि अक्सर फोर्स को यूज़ किया जाता है इसलिए। नहीं तो उसका ओरिजिनली ऐसा यूनिट ये है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसलिए ये मतलब अभी हम इसके नीचे तो नहीं जा सकते हैं। इसको न्यूटन को हमने तोड़ दिया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसको अभी तोड़कर कुछ छोटा बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यही है बेस क्वांटिटीज़, इसके नीचे हम तोड़कर नहीं जा सकते। ओके, तो अभी ये जो है ये याद रखना, ये सब डिराइव्ड यूनिट्स है। ओके, ये सब हमने डिराइव किया है इन बेस क्वांटिटीज़ से, बेस यूनिट्स से। तो अभी इसके साथ साथ और दो ऐसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं उसे, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये तो बेस क्वांटिटीज़ या फिर बेस यूनिट्स कह सकते हैं, बेस यूनिट्स। इसके साथ साथ आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है एंगल्स के ऊपर उसके बेस किया गया है, मतलब वो एंगल्स के बारे में ही है, वो इसके साथ साथ ही आता है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इसके साथ साथ ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स आता है। तो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सोचो, पहली बात एक एंगल ले लेते हैं। ओके, ये एक एंगल है और ये उसका ऐसे सोचो, मतलब सोचो एक पूरा सर्कल है, उसमें से हमने एक टुकड़ा काट दिया, जैसे पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा होता है, उसमें एक एंगल रहता है और सामने एक ऐसे कर्व टाइप का रहता है। याद रखना, ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक सेक्टर बोलते हैं इसे। ओके, सेक्टर मतलब एक सर्कल का एक पार्ट, एक सेक्टर। तो याद रखना, इसे अगर हम आर कहे, इसे हम थीटा कहे, मतलब एंगल थीटा है, रेडियस आर है, और इसे अगर सोचो आर्क, मतलब इस जो आर्क बन रहा है उसका लेंथ को अगर हम एस कहे, तो एक फार्मूला निकल के आता है जो कि और अच्छे से मतलब समझाया गया है मैथ्स में। इधर मैं बस वो फार्मूला लिख देता हूँ, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये है वो फार्मूला। तो इसका डेरिवेशन अब नहीं करेंगे, ठीक है, बस याद रखो ये एक फार्मूला है। मैथ्स में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर याद रखो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। अभी एंगल का मतलब ऐसा नहीं कि 180 डिग्री 360 डिग्री वो वाला एंगल नहीं, यहाँ पे हम रेडियंस यूज़ करते हैं। ओके, रेडियंस यूज़ करते हैं थीटा में। रेडियंस क्या है? अभी रेडियंस का मतलब है, सोचो 180 डिग्री है, ओके, तो हम इसे पाई रेडियन करके देंगे, और रेडियन का सिंबल सी होता है। ओके, 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियंस, मतलब 3.14 रेडियंस। याद रखना, ये कन्वर्ट करके मैं दे रहा हूँ। तो फिर अगर 180 डिग्री का मतलब है 3.14 रेडियंस, तो 360 डिग्री का मतलब क्या है? मतलब 2 इंटू पाई रेडियंस विच इज़ 6.28 रेडियंस। तो जब भी हमें आर्क लेंथ अगर सोचो निकालना है, अगर हमें आर्क लेंथ निकालना है और सोचो जो रेडियस है वो सोचो 2 मीटर का है। ओके, याद रखना, आपसे हम सिर्फ ऐसा यूनिट्स में ही बात करेंगे। तो 2 मीटर का हमने रेडियंस ले लिया, सो एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और जो सोचो 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री का ऐसे एक आर्क है, 90 डिग्री। ओके, तो ये अगर एस है, ये अगर आर है, और ये अगर थीटा है, थीटा तो 90 है, तो 90 का मतलब क्या हुआ? 90 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा, क्योंकि 180 पाई है।
π/2c इज इक्वल्स टू, इसमें छोड़ दो, ठीक है, इसमें उतना सोचने की ज़रूरत, वैसे इसका आंसर 1.57 आता है, 1.57c। ओके, तो अभी सोचो क्या हम इस ये जो s है 2 × 90 कर दें इज इक्वल्स टू 180 मीटर्स, क्या ये करेक्ट है, या फिर 2 × 1.57 विच इज़ π/2, चले चाहे तो π/2 ही लिख देता हूँ, 2 × π/2, क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट है, क्योंकि अगर 2 मीटर का रेडियस है, अगर सोचे ये 2 मीटर का है, तो ऑफ कोर्स देख कर ही हमें पता चला ये 180 मीटर का नहीं होगा, 3.14 मीटर का ही होगा। तो इसी कारण से हमें रेडियंस लेना पड़ता है, ताकि हम एंगल्स के साथ भी अभी छेड़छाड़ करके आर्क लेंथ या कुछ और निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे काम आ गया? ओके, तो समझ में आ गया नहीं ये सब चीज़ें, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ इधर। ओके, S इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो नाउ S इज इक्वल्स टू आर थीटा अगर है तो फिर अभी देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अभी, थीटा इज इक्वल्स टू S/R लिख सकता हूँ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d थीटा इज इक्वल्स टू DS/R। ओके, DS/R। अभी d क्यों लिखा मैंने, इसका भी मैथ्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर फिर भी दिखा देता हूँ। d का मतलब है, मतलब बहुत छोटा सा एक यूनिट। ऐसे बड़े बड़े जो एंगल्स है या बड़े बड़े जो आर्क्स है उसके लिए तो काम आएगा ही, पर सोचो बहुत ऐसे छोटा, ऐसे मैंने आर्क ले लिया इस तरह का। ओके, इस तरह का मैंने कोई आर्क ले लिया, तो फिर ये तो थीटा रह गया, ठीक है, ये तो थीटा हो गया, जो थीटा इधर था वो बहुत छोटा होकर डी थीटा हो गया, जो छोटा हो जाता है उसे हम डी थीटा करते हैं। ये एस था तो यहाँ पर डी एस हो जाएगा, लेकिन क्या आर बदला, उल्टा, यह तो लंबा हो गया एक्चुअली, पर सोचो अगर मैं इसको भी इस तरह से खींच देता इतना, तो थीटा चेंज होता है, आर्क लेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन रेडियस उतना चेंज नहीं होता। रेडियस ऐसा नहीं कि हमने छोटा कर दिया, नहीं, रेडियस जनरली चेंज नहीं होता, इसलिए हमने डी आर नहीं लिखा, एंगल छोटा हो गया इसलिए डी थीटा इज इक्वल्स टू DS/R। तो ये होता है उसका फॉर्मूला, और ये है एक सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, ये है एक सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या सप्लीमेंट्री यूनिट है? एंगल, और एंगल का मतलब एंगल बताने का क्या तरीका है? रेडियंस। ओके, ये था पहला, और साथ ही साथ और एक आता है जिससे कहते हैं, ठीक है, ये पहला था एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। ओके, ये है सॉलिड एंगल। तो अभी देखो, ये अगर सॉलिड एंगल है जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्या ये लिक्विड एंगल है? नहीं, लिक्विड एंगल नहीं है, ये प्लेन एंगल कहते हैं हम इसे। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है कि चलो एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। ये बॉल है, सोचो, ठीक है, अब देख पा रहे हो बॉल को, ठीक है, देख पा रहे हो, तो ये बॉल अभी मतलब एक साइज़ का दिख रहा है, ठीक है, एक छोटा साइज़ का दिख रहा है, लेकिन सोचो मैंने अभी इसे इधर ला दिया। ओके, मैंने इसे इतना पास ला दिया, तो क्या इसके कंपैरिजन में ये अभी बहुत बड़ा दिख रहा है? क्या ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा है, लेकिन क्या उसका मतलब ये बॉल का साइज़ बड़ा हो गया? क्या बॉल का साइज़ सचमुच बड़ा हो गया? नहीं, लेकिन हम उसे चूँकि पास से देख रहे हैं, इतने पास से देख रहे हैं, इसलिए उसका जो सॉलिड एंगल है वो बढ़ जाता है, और जब भी सॉलिड एंगल बढ़ जाता है तो चीज़ें बड़े दिखता है। ठीक है, चीज़ें बड़ा हो जाना
से चीज़ें बड़े नहीं दिखता, उसका सॉलिड एंगल बढ़ जाने से हमें चीज़ें बड़े दिखते हैं। तो पहले मतलब इधर ही मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये तुम्हारे आँखें हैं, ओके। पहले बॉल इधर था, तो अगर मैंने ऊपर से और नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लिया तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और ये एक एंगल है। लेकिन अभी बॉल एकदम पास में आ चुका है, अभी बॉल इतना पास में आ चुका है, ओके। तो इसलिए अभी इसका एंगल बढ़ चुका है। ये एंगल और ये एंगल देख पा रहे हो, बड़ा है, तो इसे कहते हैं एक सॉलिड एंगल। और ये तो ठीक है, अभी बोर्ड पर इसलिए उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, मतलब उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ ऊपर और नीचे का पॉइंट, मतलब बॉल के, इस बॉल का हमें ऊपर का और नीचे का पॉइंट्स नहीं लेना है, सभी पॉइंट्स लेने हैं। मतलब ये सभी पॉइंट्स लेकर ऐसे करके छोटा कर देना, ऐसे सभी पॉइंट्स लेना और इस तरह से छोटा कर देना है। सोचो इधर आँखें है तुम्हारी, यहाँ से लेना है, ऐसे पूरा एरिया ले लेना है, पूरा ये एरिया लेकर यहाँ से कम होकर यहाँ तक। तो ऐसे करके जो फैल रहा है, छोटा सा ऐसे करके पूरा फैल रहा है, इससे ये जो है ये 3D एंगल हो गया। ये 2D एंगल है, सिर्फ 2 डायमेंशनल एंगल है, ये अभी 3D एंगल हो रहा है, ओके। और इस 3D एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसे भी मेजर किया जाता है। जैसे इसको हमने मेजर किया, कोई भी एंगल को मेजर कैसे करते हैं, आर्क बाई उसका रेडियस, इसे भी मेजर कर सकते हैं। इसे कैसे मेजर करें, डी ओमेगा, ओके। अभी थीटा के जगह ओमेगा आएगा, ओके। दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा। डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ऑफ एरिया। सर्कल का अभी हमें मतलब ये जो स्फीयर है, आपको लग रहा है कि ये एक बॉल है, मतलब ये एक स्फीयर है, वो आपको लग रहा है, लेकिन आपको दिख क्या रहा है, आपको सिर्फ एक सर्कल दिख रहा है, ओके। ये एक सर्कल दिख रहा है, और इस सर्कल का में लेना है, ओके। याद रखना, पूरा स्फीयर का एरिया मत ले लो, 4πr² मत ले लो, पूरा स्फीयर का एरिया, सिर्फ πr² लो, जो कि है सर्कल का एरिया, जो आपको दिख रहा है ना, वो सर्कल का एरिया लो। और उसे हम dA मान लेते हैं, ओके। उसे हम dA मान लेते हैं, और नीचे r² लेना है, ओके। यहाँ पे ds मतलब एक लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ लिया हमने, यहाँ पे एरिया डिवाइडेड बाय जो r है, ये जो r है उसका स्क्वायर लेना है, बस। तो ये था सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। तो इसे बुलाए क्या, इसमें तो हमने रेडियंस बुलाए, इसे हम बुलाते हैं स्टेरेडियंस, ओके। इसे हम स्टेरेडियंस बुलाते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो ये था, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ऑलराइट। तो अभी चूँकि आपको फॉर्मूला पता चल चुका है, तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, वो आपको करना है, ऑलराइट। एंड चलो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक सॉल्व कर देता हूँ, ओके। इसके ऊपर मैं एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है देख लो। होमवर्क है कि जैसे मैंने न्यूटन का मतलब फोर्स का मैंने पूरा यूनिट निकाल कर दिखाया, उसी हिसाब से आपको एनर्जी की यूनिट्स ऐसे भी बताना है और ऐसे भी बताना है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट्स ऐसे भी बताना है और ऐसे भी बताना है, और प्रेशर का भी यूनिट्स इस तरह से बताना है और इस तरह से बताना है। तो ये है आपका होमवर्क, ऑलराइट। कर लेना, ये होमवर्क बहुत ज़रूरी है, होमवर्क करना, ओके। तो ठीक है, कर लो। और मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चन आते कैसे हैं। एंड उसके लिए एक काम करते हो, उसके लिए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। What is the solid angle subtended by the moon at any given point of the earth, given the diameter of the moon is 3474 km and its distance from the earth is 3.84 into 10⁸ मीटर। इसका आंसर देखते हैं। अभी सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आए। सोचो हम अर्थ के इस पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। ये सोचो एक अर्थ है और इस पॉइंट से देख रहे हैं मून को, तो ऐसे करके एक एंगल मतलब बना सकते हैं, एक ट्रायंगल की तरह। और
ये हमें डायमीटर दे दिया गया है, ओके, डायमीटर एक हमें दे दिया गया है। अभी याद रखना, जब भी इतने बड़े डायमीटर तो ऐसा होता है ना, पूरा स्ट्रेट डायमीटर, लेकिन यहाँ मैंने बताया था कि आर्क है। पर एक बात याद रखना, जब भी डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए ना, जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तभी ये अगर ऐसा हो या ऐसा हो तो उतना मायने नहीं रखता। दोनों मतलब ये आर्क हो गया और ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता क्योंकि बहुत दूर है, तो हम डायमीटर को ही आर्क मान लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मतलब ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये थोड़ी ना आर्क है, डायमीटर थोड़ी ना आर्क होता है, मुझे पता है वो आर्क नहीं है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, फिलहाल दोनों एक ही चीज़ मान लेते हैं। और ये है एक एंगल, जो एंगल है, ओके, ये है वो एंगल। तो हमें ढूंढना क्या था, हमें सॉलिड एंगल ढूंढना था। एक्चुअली सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा यूज़ किया जाता है, ओके। सो आर्क हो या फिर वो एरिया हो, मतलब एक ही चीज़ है, देख लेंगे अभी। सो सॉलिड एंगल डी ए बाई आर स्क्वायर, और एक काम करते हैं, पहले उसका डेटा लिख देते हैं। डेटा है जो डिस्टेंस दिया गया है, ये आर इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या दिया गया है, 3.84 इंटू 10⁸, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। याद रखना सब मीटर्स में लिखना है हमें। डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून कितना है, 3474 किलोमीटर्स है कि नहीं, 3474 किलोमीटर्स, करेक्ट। देयरफॉर diameter of moon is 3474 kilometers. 3474 kilometers is equals to 3.474 into 10⁻³ kilometers is equals to, याद रखना 1 किलोमीटर 1000 मीटर क्या होता है, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर्स। तो 1 किलोमीटर अगर 10⁻³ मीटर्स है तो इतने सारे किलोमीटर्स, 3.74 इंटू 10⁻³, इतने सारे किलोमीटर्स, इतने सारे मीटर्स हो जाएंगे, ओके। सब तो मीटर्स में चाहिए ना हमें, तो इतने सारे मीटर्स हो जाएंगे। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो गया, 3.474 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, विच मीन्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1.737 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। रेडियस आधा हो गया ना, और रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि एरिया चाहिए हमें, एरिया चाहिए ना हमें, इसलिए रेडियस चाहिए। एंड एक काम करते हैं, चलो रहने देते, 3 डिजिट के रहने देते हैं। चाहे तो इसे राउंड ऑफ कर सकते हो, 1.74 कर सकते हैं और इधर 3.47 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी निकालते हैं, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया, ओके, एरिया ऑफ मून बाय डिस्टेंस इन बिटवीन का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 1.737 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन बिटवीन, जो है डिस्टेंस इन बिटवीन कहाँ पे लिखा है, हाँ ये 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। और मैंने ये पहले ही कैलकुलेट करके रखा है ताकि बाद में उतना मतलब वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है ना अगर मैं इधर ही कैलकुलेट करते बैठूँ। 6.425 इंटू 10⁻⁻5 स्टेराडियन, -5 स्टेराडियन। याद रखना रेडियन मतलब स्टेराडियन को ऐसे शॉर्ट में SR करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते एंट्रेंस एग्जाम्स में, ओके, उतना क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ये स्टेट बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन था, ओके। तो ठीक है फिर, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।